जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब ब्लॉग पे स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ सामने बिम्बिसार के कारागार के सामने। एक्चुअली ये वही कारागार है जहाँ पे अजातशत्रु ने बिम्बिसार को कैद करके रखा था। और आगे जाकर इसका खंडहर पड़ा हुआ है। तो आगे जाकर जो भी है इनकी हिस्ट्री के बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर चलते हैं आगे। सामने बिम्बिसार जेल का खंडहर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं चल रहा हूँ खंडहर के अंदर, और खंडहर के अंदर चल के मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का इतिहास का। ये बिम्बिसार का जेल है जो अब जेल के स्थान से सिर्फ खंडहर बचा हुआ है। चलो खंडहर खंडहर बचा हुआ है अब, और नहीं। अब मैं चलता हूँ इसके इतिहास की ओर। वास्तव में जो हमारा प्राचीन भारत था वो छोटे छोटे साम्राज्यों का एक विशाल देश था। ये तब की बात है जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दो प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ था, जनपद और महाजनपद। जनपद का मतलब होता था छोटे राज, और महाजनपद का मतलब होता था बड़ा साम्राज्य। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था हमारा मगध महाजनपद, जिसके शासक कभी बिंबिसार हुआ करते थे। वैसे तो हमारे महाग्रंथ महाभारत और पुराणों के अनुसार जो मगध का पहला शासक होता है वो होता है जरासंध, जो बृहदर्थ वंश का वंशज होता है। पर इसका कोई जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन साक्ष्य के साथ जो हम बात कह सकते हैं वो है 144 बीसी में मगध में हर्यक राजवंश का उदय। हर्यक राजवंश का जो राजा होते हैं बिंबिसार, सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठते हैं, और उन्होंने मगध को वो प्रतिष्ठा दिलाई जो जिसकी बदौलत मगध पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में बनकर सामने आया। बिंबिसार बचपन से ही एक काबिल मिलिट्री जनरल थे। वो राजा बनते ही सबसे पहले अपने पिता के दुश्मन ब्रह्मदत्त को हराकर उससे अंग प्रदेश छीनकर अपने राज में मिला लेते। इस जीत से मगध की शक्ति में अपार वृद्धि होती है। मगध पहले से और शक्तिशाली हो जाता है। बिंबिसार एक कुशल और दूरदर्शी दूरदर्शी शासक थे। इसके चलते वो जो बड़े बड़े जो साम्राज्य थे उनसे लड़ने के बजाय और उनसे दोस्ताना संबंध स्थापित करना उचित समझा। इस क्रम में उन्होंने कौशल की जो राजकुमारी होती है कौशला देवी, उनसे शादी करके कौशल से उन्होंने अपना राजनीतिक संबंध स्थापित किया, और इसके फलस्वरूप कौशल नरेश ने उनको काशी जो होता है वो दहेज में दे देते हैं, जिससे मगध के राजस्व में काफ़ी वृद्धि होती है। तो अगला राजनीतिक संधि करते हैं वो वजी वजी की एक राजकुमारी होती है चेलना, उनसे शादी करते हैं, और मध्य पंजाब के मध्य राजवंश की कन्या क्षेमा से शादी करते हैं। तरह इन्होंने इन दो राजाओं का गठबंधन बनाकर इन साम्राज्यों का सपोर्ट हासिल किया, और बिंबिसार ने अपनी नज़रें अवंती पे गड़ाई। अवंती के साथ बिंबिसार के कई लड़ाइयों होने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकल तो अवंती के जो राजा होते हैं परदोत, उनकी ओर बिंबिसार दोस्ती की हाथ बढ़ाते। कहते हैं ना कि जिसे हरा नहीं सकते उसे अपना दोस्त बना लो। यही बिंबिसार की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होती है वो होती है उनके द्वारा बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। माना जाता है कि मगध के अंदर 80,000 गांव थे। गांव की अपनी एक असेंबली थी जिसका प्रधान एक हेडमैन हुआ करता था, जिसे ग्राहम के नाम से बिंबिसार ने टैक्स के कलेक्शन के लिए चेन ऑफ कमांड बनाया, और इसके लिए जो अच्छे अधिकारी थे उनका चयन किया। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबका अलग अलग हेड हुआ करता था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथ में प्रजा को
सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने आर्मी के साथ साथ अंग प्रदेश में नेवी की स्थापना की। बिंबिसार ने जैन और बौद्ध धर्मों का सम्मान और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हें फ्री में कई सारी मुफ्त सुविधाएं दी, जिस वजह से बिंबिसार को किंग्स ऑफ पीपुल्स यानी लोगों का राजा कहा जाता था। पर बिंबिसार के नसीब में इन सारे सुख सुविधाओं को परे एक गहरा अंधकार लिखा था। अपने बेटे अजातशत्रु को उत्तराधिकारी समझते थे और उसको वो अंग देश का एडमिनिस्ट्रेटिव बना देते हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षी अजातशत्रु की नज़र मगध के साम्राज्य पर होती है। जो जो बुद्धिस्ट सोर्सेज है, बुद्धिस्ट सोर्स या आप बोल सकते हैं जो बुद्धिस्ट साहित्य है, उसके अनुसार गौतम बुद्ध के विरोधी देवदत्त अजातशत्रु को उसके पिता के खिलाफ भड़काता है, जिसके बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। परंतु जो जैन साहित्य है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को सिर्फ जेल में कैद करके रखा था, लेकिन उनके जो राजा होते हैं बिंबिसार, वो अपमान को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। इस सदमे में जो राजा की पत्नी होती है कोशिला देवी, वो शोक में अपना प्राण त्याग देती है। इस न्यूज़ को सुनकर जो उनके भाई होते हैं कौशल नरेश जीत, उन्होंने अजातशत्रु से काशी को वापस छीन लिया और लड़ाई करके अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं और इवेंचुअली अजातशत्रु के साथ संधि करके प्रसेनजीत उसे शांति या सपना बनाए रखने के शर्त पे रिहा कर देते हैं और दोनों राज्यों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। इसके लिए प्रसेनजीत क्या करते हैं कि अपनी पुत्री 17 वर्षीय पुत्री वजीरा से अजातशत्रु की शादी कर देते हैं। और प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद क्या होता है कि अजातशत्रु फिर से कौशल पे आक्रमण करता है और कौशल राज्य को अपने अधीन कर लेता है। कौशल के बाद अजातशत्रु की नज़र होती है वजी की ओर और वहाँ वजी की जो राजधानी होती है वैशाली, उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वजी को अपने अंदर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और अंत में हम देखते हैं कि जो इतिहास है अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। तय है कि अजातशत्रु भी फिर अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा जाता है। जो बुद्धिस्ट जो क्रोनिकल्स है उसके अनुसार उदयन के बाद जो हर्याका डायनेस्टी का जो जितने राजा हुए सबका जो वध होता है उसके पुत्र के द्वारा होता है। इसलिए इतिहास में जो हर्याका वंश है उसे हम पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। और चूँकि मगध में जो पॉलिटिकल उथल पुथल होता है, इस वजह से जो यहाँ की प्रजा होती है वो काफ़ी कुपित हो जाती है और अंततः वो क्या करती है, जो इनके जो हर्याका वंश के जो अंतिम शासक होता है नागदशक, उसको यहाँ की प्रजा मार देती है और मार डालती है और मारने के बाद एक नए साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम होता है नागदशक। तो ये कहानी थी हर्याका वंश की। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबा दो आप लोग, ताकि न्यू जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। जय हिंद।